वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 11th। होपफुली पिछले 3 लेक्चर से आप लोग मेरे साथ हो। हमने पढ़ा यहाँ पे फिजिक्स के पहला यूनिट मैकेनिक्स के बारे में। बहुत बेसिक से टर्म हमने यहाँ पे पढ़े। मैकेनिक्स की बेसिक ऑलमोस्ट हमने कवर की। हमारी गाड़ी रुक गई थी जब मैथ्स के कुछ टर्म आए थे। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बड़े बड़े से खतरनाक से दिखने वाले वर्ड हैं और फिजिक्स में ये मैथ्स इंसर्ट हो जाते हैं। तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये बेसिक मैथ है और फिजिक्स में क्लास 11th 12th मतलब हर जगह काम आती है। इवन हर एक चैप्टर में ये चीज़ें दिख जाएंगी और ये चीज़ें फिजिक्स को टफ नहीं बनाती बल्कि फिजिक्स को आसान बनाती है। फिजिक्स के कैलकुलेशन, हमारे कुछ मेथड्स को आसान बनाती है, इसलिए ये चीज़ें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और फिजिक्स में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। उसके अलावा इस पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और फॉर्मूले के बाद कुछ क्वेश्चंस के हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। टोटल होपफुली 2 लेक्चर लगेंगे, आज और अगले दिन हम लोग इस पूरे दोनों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ट्रस्ट मी, सिर्फ 2 लेक्चर की बात है और फिर इन दोनों बड़े बड़े टर्म से आपको डर नहीं लगेगा। हम लोग इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और फिजिक्स में जहां कभी भी आगे से ये चीजें हमें दिखेंगी तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन की और डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन जब भी आता है कहीं तो ये हमें रेट के बारे में बताता है। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताया था? रेट के बारे में। किस चीज का रेट? इसे हम लोग लिखते हैं ये dy/dx। कई जगह देखा होगा आपने, ये नहीं देखा होगा तो ये देखा होगा dx/dt। कई तरीके से इसको, ये d वाला जब टर्म आता है ना, d वाला, तो d टर्म ही हमें बताता है डिफरेंशिएशन के बारे में। पढ़ते कैसे इसको ये तो देखो, इसे बोलते हैं dy/dx मतलब y का चेंज, y का रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट की बात कर रहे हैं, किसकी? रेट की, चेंज की, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इससे पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t फॉर टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे y और x एक फंक्शन है, y और x एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कौन सी नई चीज आ गई, इसको भी समझ लो। फंक्शन एक मैथ्स का ही टर्म है लेकिन बहुत आसान सी भाषा में फिजिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे। ये चीज पढ़ रखी है तुमने, y इक्वल्स टू 2x + 3। हाँ, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्लास 10th में ही तो पढ़ा था यार। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो इसे मैं बोलूंगा कि ये y का एक फंक्शन है। ये पूरी चीज y का एक फंक्शन है। ये हुई बात मैथ्स की। फिजिक्स में देखो ना, फिजिक्स में और भी आसान है। ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये भी एक फंक्शन होती है, फंक्शन हो सकती है। इवन जैसे अगर मुझे वेलोसिटी ऐसा कुछ दे रखा है 2t + 3 ऐसा कुछ दे रखा है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब टाइम की वैल्यू जैसे 0, 1, 2, 3 मैं चेंज करता जाऊंगा तो वेलोसिटी भी मेरा चेंज होता रहेगा। तो मैं इसे बोलता हूं दिस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे भी हो सकता है, वेलोसिटी को मैं लिखूं x² + 2x। x क्या बताएगा? पोजीशन के बारे में। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 चेंज करूंगा, वेलोसिटी की भी वैल्यू चेंज होगी। यहां पे मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग यहां पे इन सब चीजों की यूज करेंगे, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, एक्सेलरेशन में। आगे चल के भी होगा। हम लोग रेट के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, तो पावर की डेफिनेशन सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। करंट की डेफिनेशन सुनिए, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, dq/dt, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। तो जब कभी भी रेट की बात आती है तो वहां से हम लोग मतलब समझते हैं डिफरेंशिएशन के। पूरी फिजिक्स में क्लास 11 12 हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी। अभी तक ये समझ में आया ना कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन मतलब कोई भी चीज जब टाइम, पोजीशन या फिर इवन किसी x, y, z किसी भी चीज के साथ चेंज हो तो उसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन। ये बात समझ में आई? मैथ्स को हटाते हैं फिर से। फंक्शन, ये बात हमने देखी। इसको समझते कैसे हैं मैं और बेसिक से बताता हूं, क्लास 10th की चीजें। ये देखा, ये देखो, ये हमारी x एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। बहुत अच्छे, सब कुछ याद आ रहा होगा। यहां पे मैंने खींच दी एक लाइन, ठीक है, लाइन खींच दी। अब लाइन से देखो, ये जो चीज होती है ना, रेट, और ये जो चीज होती है एक तरीके से इसको हम एक और नाम देते हैं स्लोप। इसे हम एक और नाम देते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है इसको समझो। स्लोप जैसे ये लाइन मैंने खींची, इस लाइन का
पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बनेगा, कितना ये एंगल बनेगा, ये एंगल ही हमें इंडिकेट करता है स्लोप के बारे में, ये एंगल ही हमें इंडिकेट करता है स्लोप के बारे में। स्लोप कैसे बताएगा, इसको देखो, स्लोप ये नहीं थीटा नहीं बताता है, इसका टैन थीटा में स्लोप बताता है। एंगल कितना है अगर उसका हम लोग टैन ले लेंगे तो टैन थीटा में बताएगा स्लोप के बारे में। कैसे बताएगा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लो ये पॉइंट हमने चूज किया यहां पे, ठीक है, इसको थोड़ा ट्रायंगल बनाए, तो यहां पे ये हुआ हाइट, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। तो यहां पे मान लो ये कुछ y तक गया और यहां तक कुछ, यहां से लेके ये कुछ x है और यहां से लेके यहां तक ये कुछ y है। टैन थीटा स्लोप क्या बताता है, y में कितना है अपॉन x में कितना है, तो ये स्लोप ही हमें बताएगा टैन थीटा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जब बड़ा हो, मैंने पहले बता चुका हूं, जब बड़ा हो तो हम लोग ट्रायंगल एवरेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब छोटा हो जाए यानी किसी एक पॉइंट के लिए बात करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। और यही चीज तो हमें बताती है ना स्लोप। ठीक, स्लोप के बारे में थोड़ा सा मिला। अब देखो स्लोप, जैसे मैंने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची, ये अगर लाइन ऐसी भी है तो इसका भी स्लोप बता सकते हैं हम लोग। हमें एंगल कहां से लेना होता है, पॉजिटिव एक्स से। पॉजिटिव एक्स से ये जितना एंगल थीटा होगा उसका टैन लेंगे हम लोग, तो वहां से मिलेगा हमें स्लोप। ये तो बहुत आसान की इसकी बात की मैंने। अगर ऐसा मान लो ना कि ग्राफ हमें ऐसा भी तो हो सकता है, ये रहा वाई और ये रहा एक्स, ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो यहां भी स्लोप बता सकते हैं क्या, हाँ यहां भी बता सकते हैं स्लोप। मान लो इस पॉइंट पे बताना, तो जिस पॉइंट पे हमें स्लोप बताना होता है वहां पे खींचते हैं हम एक लाइन, और इस लाइन का नाम दिया जाता है टैंजेंट, इस लाइन का नाम दिया जाता है टैंजेंट। और इसी टैंजेंट का ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है, यही बताता हमें स्लोप, वही बताता हमें रेट, वही बताता हमें डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है, कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है। इसके अलग अलग मतलब, अलग अलग नाम मैंने बताया, जल्दी से माइंड मैपिंग ले लो। डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। लिखेंगे कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स बाई डी टी, कुछ भी हो सकता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने, तो वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल, उसका टैन थीटा हमें बताता है स्लोप, उसका टैन थीटा हमें बताता है स्लोप। टैन थीटा में पता है हाइट अपॉन बेस होता है, तो वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, ये एवरेज बताता है। और ये किसी एक मोमेंट, किसी छोटे से चेंज के लिए बात करें, किसी मोमेंट के लिए, तो वहां पे ये इंस्टैंटेनियस स्लोप बताता है, ठीक है। स्लोप ऐसा नहीं है सिर्फ स्ट्रेट लाइन का होगा, कोई भी कर्व हो उस पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे गए, यहां पे y में कितना चेंज अपॉन x में कितना चेंज, ये चीजें हमें बता देंगी। dy चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बताएगा मुझे स्लोप। ये वही छोटी सी बात डिफरेंशिएशन के बारे में। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ हमें समझनी है इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन, जब डिफरेंशिएशन समझ गए तो इंटीग्रेशन और भी आसान होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। कोई फंक्शन है, जो भी फंक्शन के बारे में बताया मैंने, अगर उसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, वापस से इंटीग्रेट कर दे, तो वही फंक्शन मिल जाता है। डिफरेंशिएट करना मतलब हम लोग समझेंगे ऐसा कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करना मतलब कम करना होता है, किसी चीज को कम करना। ये फॉर्मूले से भी देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से चीजें रिड्यूस होती है। वही दूसरी तरफ इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। तो ये दो चीजें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ी चीजें देख लूं। इंटीग्रेशन को हम लोग लिखते हैं y dx, ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन का, ये सांप जैसा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। और यहां पे बोल रहा है कि y जो फंक्शन है उसको हम लोग x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, y जो फंक्शन है ये x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हमें स्लोप के बारे में बताता है, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप के बारे में बताता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया के बारे में बताएगा। इंटीग्रेशन हमें एरिया के बारे, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के ये हमें एरिया देता है, ठीक है। कैसे देता है, जैसे देखो ये अगर y और x के बीच में ग्राफ है, कुछ ऐसा ही लाइन दे रखा है, ठीक है, पिछली वाली लाइन है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो मुझे अगर बोला जाए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां से यहां लेके यहां तक x के लिए, तो अगर मैं छोटे छोटे सभी पार्ट्स को
ऐड करूं, छोटे छोटे सभी पार्ट्स को एरिया लेके ऐड करूं, तो इसका यहां पे मान लो चेंज इन y और यहां पे है चेंज इन x, यहां पे है चेंज इन y और यहां पे है चेंज इन x। तो y और x, जब मैं ये चीज लिखूंगा y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जितना भी एरिया पार्ट आएगा, एरिया के बारे में मुझे इंडिकेट करेगा इंटीग्रेशन। थोड़ी सी बात समझ में आई? पूरे कहानी का मतलब क्या है और हमें समझना क्या है वो ध्यान से सुन लो। आखिरी बार जब भी डिफरेंशिएशन आएगा वहां पे हम लोग तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा स्लोप। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। बस इसी चीज का काम है पूरी फिजिक्स में। और ये क्या करता है, बाकी चीजें भी इसके पीछे कहानी है, किसने लाया था। हाँ, न्यूटन का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज को फिजिक्स में लाने में। फिजिक्स में हर जगह न्यूटन है, और ये मैथ्स को भी फिजिक्स में ले आए न्यूटन ही। प्रैक्टिकल बिल्कुल बोलो कि डेली लाइफ में ऐसे इसके कोई यूज नहीं दिखे। मैंने पूरी इंजीनियरिंग पढ़ी इस पे, बट ऐसा कुछ, हाँ आपको साइंटिफिक प्रोजेक्ट करने हैं, कुछ बहुत बड़े कैलकुलेशन करने हैं, वहां दिखेंगे, बट ऐसे आपको डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, आपको IIT या नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं तो वहां पे बहुत बड़ा यूज है इन दोनों का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आगे बढ़े, ये थोड़ी सी बात बताई मैंने, डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, ये समझ में आया। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। किसी चीज को डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट कर देंगे तो वो फंक्शन फिर से मिल जाएगा। फंक्शन क्या होता है ये समझ गए, स्लोप क्या होता है ये भी समझ गया। थोड़ी सी बात और आगे की कर ले, फॉर्मूले की थोड़ी सी बात, फॉर्मूले की। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि फिजिक्स में कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, फिजिक्स में कहाँ पे यूज करेंगे। तो जो अभी मैं बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके अलावा बाकी भी आगे जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, फिर पावर वाली डेफिनेशन मैंने बताई। आगे चल के जहां भी रेट की बात होगी, रेट ऑफ चेंज की बात होगी, तो डिफरेंशिएशन। और जहां कभी भी एरिया की बात होगी, कोई चीज वेरी करेगा टाइम या पोजीशन के साथ, या और भी फैक्टर होंगे, जब वेरी करेगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हर जगह फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह दिखेगा आपको आगे चल के। इसलिए बहुत ध्यान से ये लेक्चर समझो। पीछे का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो वापस से भी देख सकते हो आप लोग। थोड़ी सी आगे बात करें, और इसमें डिफरेंशिएशन में कौन कौन से बहुत जरूरी फॉर्मूले होते हैं वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन y हमारा होगा एक फंक्शन, y होगा हमारा एक फंक्शन। ठीक है, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ, किसी के भी साथ भी हो सकता है। कुछ फॉर्मूले देख लें। अगर y मैं लिख रहा हूं dy की जगह, यहां पे ये है हमारा dy अपॉन dx का फॉर्मूला। आ रहा है क्या? बाहर चला गया, अंदर लाता हूं इसको। ये मैं लिख रहा हूं, ये आया, हाँ आ गया, dy अपॉन dx। तो मैं y की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, y की जगह कोई कांस्टेंट रख रहा हूं। ठीक है, उसको x के साथ, क्या x के साथ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसकी, वो टर्म जिसका, वो फंक्शन जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे अगर मैं 5, y की वैल्यू अगर 5 रख लूंगा तो ये 5 एक कांस्टेंट नंबर है और ये कभी चेंज नहीं होगा। 5 ले लूं, -5 ले लूं, कोई 0 ले लूं, या कोई 5/2 ले लूं, ऐसा कोई भी नंबर कांस्टेंट, पाई भी हो गया हमारा, ई हो गया, ये सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये देगा मुझे 0, पहली बात। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये देगा मुझे 0। दूसरा सबसे जरूरी फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा बार काम आएगा, कोई x के पावर n है, कोई भी x के पावर n है और उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। x के पावर n का क्या मतलब? n कोई वैल्यू हो सकती है, x के पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, माइनस में ले लो, -1 -2 -3। इसके अलावा रेशियो में भी हो सकती है, 5/2 -3/2, कुछ भी है n की वैल्यू। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ये फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा बार यूज करना है। ये होता है, मैंने बोला डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको जैसे ही हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी पावर 1 कम हो जाती है, इसकी पावर 1 कम हो जाती है, और ये जो पावर होता है पहले से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी फॉर्मूला। कैसे याद करेंगे भैया? x के पावर n है तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन मतलब एक पावर कम हो गई और जो पहले का पावर था वो मल्टीप्लाई हो गया। ये है हमारे लिए सबसे जरूरी फॉर्मूला। यहां तक ठीक? ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, अगर ये देखा e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बहुत, क्या बोले इसको, ऐसी चीज है, इसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, फर्क ही नहीं पड़ता। e के पावर x को डिफरेंशिएट करो तो वही आता है, इसके साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और चीज होती है हमारे पास, ln x। आ रहा है क्या?
नीचे चला गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमारे पास ln x। ln x का मतलब क्या होता है ये भी समझना अभी ध्यान से। यहां लिखता हूं मैं d ऑफ ln x। लॉग का नाम सुना है? हाँ, लॉग दिखेगा कई बार, आगे भी दिखेगा। लॉग होता है, लॉग के बेस में अगर e हो जाता है उसे बोलते हैं हम लोग ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x। ठीक है, और भी कुछ बहुत आसान से है। साइन, अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करें, साइन कॉस टैन नाम सुन रखा है ना सबका, साइन को डिफरेंशिएट करें तो ये आता है cos x। बहुत अच्छे, बहुत आसान है, समझ में आता है। cos को डिफरेंशिएट करें अगर, d ऑफ cos x, तो ये आता है मेरा साइन, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आगे फिर अगर मैंने tan को डिफरेंशिएट किया, किसको? tan x को डिफरेंशिएट किया तो ये मिलता है मुझे sec स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना है क्या आता है, sec स्क्वायर एक्स। इसके अलावा cot को भी डिफरेंशिएट करते हैं, cosec के भी लिए फॉर्मूला आता है, sec के लिए भी फॉर्मूला आता है। पूरी फॉर्मूले के लिस्ट आपको नोट्स में मिलेंगे, पूरे फॉर्मूले के लिस्ट आपको नोट्स में मिलेंगे। बाकी ये सबसे जरूरी फॉर्मूले, ये सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ये सब कुछ याद रखना है, 2 साल तक के लिए याद रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आज के याद हो जाएंगे। कांस्टेंट कोई भी हो डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, x के पावर n हो तो 1 कम हो जाता है पावर, बाकी जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। e के पावर x, e ऐसा टर्म है उसके साथ कोई बदलाव नहीं होता, डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो वैसे के वैसा ही रहता है। ln x, log x को करोगे तो 1/x आता है, sin x को करोगे तो cos x आएगा, cos को करोगे तो माइनस साइन आएगा, tan को करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा। ऐसे ही cot, cosec और sec भी होता है, उनके साथ भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले ये याद होने चाहिए आपको। मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। उसको देख लेते हैं। हाँ, मुझे हटाना पड़ेगा, सब फॉर्मूले हटाने पड़ेंगे, लेकिन दिमाग में रखना सब कुछ। मैं अभी इन फॉर्मूलों को यूज करूंगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां पे बहुत सारी चीजें हम लोग याद रखें। कुछ चीजें बहुत बेसिक से उनको याद रखनी है। y एक फंक्शन है और ये हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट। अगर कोई कांस्टेंट है और उसको मैं k से लिखूंगा, कांस्टेंट ही लिखो ना। कोई कांस्टेंट है और उसको मैंने इंटीग्रेट किया x के साथ, कोई कांस्टेंट है और x के साथ इंटीग्रेट किया तो ये मिलता है मुझे, कांस्टेंट तो रहेगा ही, कांस्टेंट रहेगा ही, मल्टीप्लाई हो जाता है x से और एक कोई कांस्टेंट c मिल जाता है, एक कोई कांस्टेंट c मिल जाता है। c क्या है अभी इसमें भी बात करेंगे। उसके अलावा अगर कोई है x के पावर n और उसको इंटीग्रेट किया, मैंने बोला था कि डिफरेंशिएट कम करता है, इंटीग्रेट जोड़ता है, तो ये x के पावर n में एक और जोड़ देता है। क्या करता है? एक और जोड़ देता है, और ये जो पावर है, पावर नीचे आ जाती है, c भी रहता है। ठीक है, इसके अलावा जरूरी फॉर्मूले e के बारे में मैंने बताया, इसको डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसा बाहर आ गया। अगला फॉर्मूला दिख रहा है 1/x। थोड़ा भी याद है, अभी मैंने लिखा था 1/x किसका डिफरेंशिएशन आता है? ln x का, ln x का डिफरेंशिएशन आता है। तो 1/x को वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ln x मिलेगा। कुछ भी नई चीज नहीं है, अभी देखा हमने। ठीक, इसके अलावा भी फॉर्मूले अपने, मैं बोलूं अगर मैं साइन को इंटीग्रेट करूं, साइन x को इंटीग्रेट करूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था? कॉस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन आएगा भी कॉस, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, और एक कांस्टेंट होगा। वैसे ही अगर कॉस x को मैं इंटीग्रेट करूं तो ये मिलता है मुझे साइन x प्लस वाला साइन x। ठीक है, साइन का भी प्लस माइनस चेंज हो रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, साइन थोड़ी सी चेंज हो रही है, वो ध्यान रखना है। फिर देखो सेक स्क्वायर x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ये है जरूरी फॉर्मूले। ठीक है, हाँ, इतने अगर आपको याद है, पिछले बार जितने लिखे थे और इस बार इतने जितने लिखे, इतने आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका फिजिक्स में काम चल जाएगा। और फॉर्मूले हैं, बड़ी प्रॉब्लम में शायद आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इतने फॉर्मूले से, इतने क्या, मैं तो बोलूं आपको यहां पे ये वाला फॉर्मूला याद करना और पिछले वाले में x के पावर जो n था वो फॉर्मूला याद करना, उससे ही आपके फिजिक्स में 70% काम हो जाएगा। ठीक है, ये रहे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। एक चीज और बतानी है आपको, ये c कहां से आ रहा है, ये c वाला टर्म कहां से आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इनको हटा रहा हूं, फिर से आपको समझाता हूं c आया कहां से।
होपफुली फॉर्मूले दिमाग में चल रहे हैं। अगर सपोज करो एक मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, क्या मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मैं बोला कि इसको पहले डिफरेंशिएट करो, क्या करो डिफरेंशिएट, यानी dy अपॉन dx कर दिया x के पावर n, x के पावर 2, तो क्या होता है भाई, देखो 2 है तो पावर में एक कम हो जाते हैं, 2 माइनस 1 1, और ये n बाहर आ जाता है 2x पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2x प्लस कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करते ही 0। ये समझ भाई डिफरेंशिएशन कैसे किया। अब मैंने बोला था कोई चीज डिफरेंशिएट करो और फिर वापस इंटीग्रेट कर दो तो वही फंक्शन मिल जाता है, करके देखते हैं फिर से। चलो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब कि ये जो फंक्शन है इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, 2x प्लस 0 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा ये देखते हैं। 2 कांस्टेंट का कोई मतलब, कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखो, x है, x के पावर में क्या है 1, x के पावर में क्या है 1, तो इंटीग्रेशन का हमें पता है कि पावर में एक जुड़ जाता है, ठीक है, और ये जो चीज आई वही n+1 नीचे भी आती है, तो 2 नीचे भी आ गया, इसको 2 लिखो, ठीक, प्लस 0 कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो ये 0 मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ 2x ही है, तो ये मैंने कर दिया और बस मेरा काम खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा 2 से हटा दो, तो ये मिला क्या मुझे एक्स स्क्वायर, ये मिला क्या मुझे एक्स स्क्वायर, शायद नीचे चला गया, ये मिला मुझे एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला था यार कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करो फिर से इंटीग्रेट करो, तो मिला तो मुझे एक्स स्क्वायर तो मिला मुझे, लेकिन 2 चला गया, 2 जो है मेरा चला गया। तो वही होता है कि जब हम लोग कोई चीज डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो कांस्टेंट वाला फंक्शन होता है, सॉरी कांस्टेंट वाली जो चीज होती है वो कई बार हमसे वापस नहीं मिल पाती, वो हमें कई बार वापस नहीं मिल पाती, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सी जोड़ देते हैं। ये सी हमें याद दिलाएगा कि हमारे पास कोई कांस्टेंट भी था, इसीलिए हम लोग इस सी को हर जगह इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। आगे चल के थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, मतलब हमें कोई चीज इंटीग्रेट करनी है, कोई चीज जोड़नी है लिमिट के साथ, मतलब कहां से कहां तक, कहीं एरिया निकालना है तो कहां से कहां तक, वो बोलते हैं लिमिट। तो 2 तरीके से इंटीग्रेट भी करते हैं, एक होता है इनडेफिनिट, मतलब जहां पे कोई लिमिट नहीं होती, कोई कहां से कहां तक करना है ऐसी बात नहीं होती। दूसरी होती है डेफिनिट, जहां पे होती है लिमिट आपको दे रखा है कि x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक आपको एरिया निकालना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसे बोलेंगे डेफिनिट। तो वहां पे ये c का कोई रोल नहीं होता है, वहां पे बिल्कुल पूरी साफ साफ वैल्यू मिलती है, लेकिन जहां पे है इनडेफिनिट वहां पे ये सी वाला टर्म यूज करेंगे हम लोग। यहां तक ठीक, यहां तक अगर साथ में हो तो चलो थोड़ी सी बातें और आगे की कर लें हम लोग। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, डिफरेंशिएशन का मतलब फिजिक्स में कहां यूज करेंगे ये बात, और इंटीग्रेशन का दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये भी बात हो गई। थोड़ी सी अब फिजिक्स के साथ इसको रिलेट करते हैं, फिजिक्स के साथ थोड़ी इसको रिलेट करते हैं। लास्ट टाइम एक चीज मैंने बताई थी, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा एक्सेलरेशन। सही बात, एक्सेलरेशन को फिर से इंटीग्रेट कर दो तो मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर दो तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात थोड़ी सी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, यही असली यूज है हमारा यहाँ पे फिजिक्स में इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। सवाल के रूप में करते हैं कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1-2 मैं आपको करा देता हूं, एक एग्जाम्पल अभी मैं कराऊंगा, एक एग्जाम्पल आपको खुद करना है घर से। चलो एक फंक्शन लेते हैं, वेलोसिटी, मैंने बोला कि वेलोसिटी को चेंज हो रही है 2t² प्लस t, और भी ले लेते हैं -1, कोई फंक्शन है, टाइम के साथ ऐसा हो रहा है। अगर टाइम की वैल्यू मैं 0 रखूं तो मिलेगा -1, 1 रखूं तो मिलेगा 2, और टाइम की वैल्यू 2 रखूं तो ऐसी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। मतलब ये वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मुझे इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो मिलेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये चीज दे रखे कि कोई कार है उसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, मुझे बोला कि बताओ इस कार का किसी टाइम पे, जैसे यहां पे देख के बोले कि बताओ 4 सेकंड पे इस कार का एक्सेलरेशन कितना था,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, देखो 4 मैंने फिक्स कर दिया ना, टाइम जो है 4 सेकंड पे, तो ये इंस्टेंट की बात कर रहा है, 4 सेकंड वाला इंस्टेंट, तो वहां पे मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद करो मैंने पहले बता रखा है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाली बात, किसी एक मोमेंट की बात करें तो यहां पे अगर मैं dv इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो मुझे देगा एक्सेलरेशन, वो मुझे देगा एक्सेलरेशन। जो भी कांस्टेंट होता है उसको छोड़ दो बाहर, उसका कोई मतलब नहीं। टी स्क्वायर, तो पावर 2 था, एक कम कर दो, एक कम हो गया, और ये 2 को बाहर ले आओ, ठीक है, हो गया इसका काम। यहां पे t के पावर में 1 है, t के पावर में 1 है, तो t के पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और यहां पे 1 माइनस कांस्टेंट का 0 मिला क्या मुझे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये t के पावर 1 यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये मिला मुझे 4t, और यहाँ पे t के पावर 0, किसी भी टर्म के पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो t के पावर 0, तो ये चीज पूरी होगी 1 इंटू 1 1, और ये 0 को हटा दो, तो मुझे एक्सेलरेशन मिला 4t प्लस 1। अगर मुझे पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन बताना है टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो मैं टाइम की वैल्यू 4 रखूंगा, एक्सेलरेशन एट टाइम 4 सेकेंड, टी की जगह 4 रखो, 16 प्लस 1 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रही यूनिट, और ये रहा मेरा आंसर कि टाइम 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला एप्लीकेशन। दूसरा इंटीग्रेशन के साथ आता है। अगर मुझे बोला जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका टाइम 0 से लेके 1 सेकेंड तक, टाइम 0 से लेके 1 सेकेंड तक, सॉरी टाइम 0 से लेके 4 सेकेंड ही लगते हैं, ठीक है, 4 सेकेंड मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड तक एरिया निकालना है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी चीज देख लेते हैं, एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, ये फंक्शन ये आगे की क्लास में आपको समझ में आएगा, ये मैंने अचानक से चेंज क्यों कर दिया। यहां पे रखो सिर्फ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, वही चीज है, ठीक है, माइनस था प्लस कर दिया, क्यों किया आपको अगली क्लास में समझ में आएगा, ठीक है, आज नहीं समझ में आ सकता। इससे बोला कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम टाइम 0 से लेके टाइम 4 सेकंड तक। मुझे पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को ये कर दूंगा, ये मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके। अब देखो सिखा रहा हूं कि लिमिट कैसे रखते हैं। लिमिट होती है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, तो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है हायर लिमिट। यूज कैसे करेंगे ये भी बता रहा हूं मैं। वेलोसिटी पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट तो करें, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 और dt इंटीग्रेट कर रहा हूं। पहला काम है हमारा इसको अच्छे से इंटीग्रेट करना है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो, टी के पावर 2 है तो एक और जुड़ जाएगा, टी के पावर 3 अपॉन में वो n+1 आ गया, 2 ऐसे ही रखो, टी के पावर 1 था, एक और जुड़ गया 2 अपॉन में 2, 3 एक कांस्टेंट है तो 3 के साथ आएगा t। ये मैंने बताया था ना, कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dx के साथ करते हैं तो कांस्टेंट इंटू x आ जाता है, तो हमने t के साथ किया तो 3 इंटू टी। ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे x की पावर 0 मान लो, तो 0 मानोगे तो पावर में 0 प्लस 1, तो x t के पावर 1 आ गया। यहां तक मिला। अब ये चीज हमने इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन यहां पे जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा 0 से लेके 4 तक, तो मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट कैसे रखते हैं समझो, पहले हायर लिमिट, जो हायर लिमिट है उसकी वैल्यू इस पूरे में रख दो, t की वैल्यू 4 रखो, तो यहां पे कितना आएगा, t के पावर 4 के क्यूब यानी 64/3 प्लस यहां भी रखो, 2 से 2 गया, और टी स्क्वायर यानी 16 प्लस 3t 12। ये रही हायर लिमिट। माइनस करते हैं इसमें लोअर लिमिट, हायर लिमिट, और इसमें माइनस करते हैं लोअर लिमिट, बाहर चला गया फिर से। लोअर लिमिट पे देखो क्या रखेंगे, टी की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0, यहाँ पे 0 पूरा 0, यहाँ पे 0 पूरा 0, तो ये इसके बाद -0 है। तो ये चीज जो भी सॉल्व करने पे आती है कितनी आएगी, 12 और 16 28 और 3, देख लो कैलकुलेट करके, ये जितनी भी वैल्यू सॉल्व करके आती है ये चीज हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मतलब ये जो कार इस वेलोसिटी के साथ चल रही है तो 0 से लेकर 4 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। ये रहा पूरा आज की बात। आपके लिए सवाल, वेलोसिटी का फंक्शन कुछ इस बार है हमारा TQ प्लस 2, आसान सा TQ प्लस 2। आपको बताना है एक्सेलरेशन, आपको बताना है
पार्ट 1 में एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, पार्ट 1। पार्ट 2 आपको बताना इसका डिस्प्लेसमेंट, आपको बताना इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कुछ भी ले सकते हो टाइम, मैंने अपने मन से लिख रहा हूं, आप भी अपने मन से कोई टाइम ले सकते हो। आगे हम लोग खुद इस पे क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पे, ठीक है। ये सवाल आपको करना है। हाँ, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, उसका टाइम, उसका आंसर आ रहा 5 सेकेंड, ठीक है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, वंश का भी सही आया था, अंशिका पति, 2-3 लोगों ने, कोई राव था, उन्होंने सही आंसर दिया था। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, अच्छे। बाकी लोग भी, जितने लोग भी देखते हैं वीडियो ना, प्लीज जो भी क्वेश्चन जैसे मैंने आज दिया, सब लोग इसका आंसर देने की ट्राई किया करो। और गलत सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही है तो गलती भी हो सकती है, बट आप लोग ट्राई करो कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहो मुझे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के नोट्स भी है, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे सब मैंने नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे वहां पे ज्वाइन करो और आपको पूरे नोट्स वहां पे मिलेंगे। बड़े फाइल्स होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हो नहीं पाता, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में बड़ी फाइल्स भी शेयर हो पाती हैं, वहां पे मुझसे नोट्स ले लेना। प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल भी मिल जाएंगे आपको। और आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस, फिजिक्स में क्या यूज़ करना, ये बात हुई। कुछ फॉर्मूले बताएं, और यहाँ पे फिजिक्स में पहला चीज़ मैंने दिखाया कि कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाली बात, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आगे के लेक्चर में डिफरेंशिएशन के थोड़े टफ सवाल आ जाएं, इंटीग्रेशन के थोड़े टफ सवाल आ जाएं, तो 1-2 मेथड और है हमारे पास, उनको यूज़ करना भी सीखेंगे हम लोग। और उसके अलावा हम लोग बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में ये मैथ्स, बेसिक मैथ्स का पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग वापस से आ जाएंगे अपने काइनेमेटिक्स पार्ट में, आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।